तो हम बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में रिवोल्ट ऑफ 1857 मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास है और इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है और हम पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें आगे के जितने टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे। वार जो छिड़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 वो बरकपुर से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद से ये मेन स्टार्ट होता है आपका 10 मई को और ये दिल्ली तक पहुंच जाता है 12 मई को। दिल्ली को पूरी तरह कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उसके बाद से यहाँ पे आके हमने लेक्चर को रोका हुआ था। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग एरिया में जहाँ कहाँ कहाँ युद्ध छिड़ा इसके बारे में अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये लेक्चर उन सभी एग्ज़ामों के लिए फ़ायदेमंद है जो उत्तराखंड पीसीएस जूनियर इंजीनियर का दे रहे हैं। जनरल स्टडीज़ में उनके लिए टॉपिक है, अलग से एक लाइन सिलेबस में ऐड किया हुआ है, आप देखेंगे। बिहार एसआई का एग्ज़ाम जो होने वाला है जिसका फॉर्म आ गया है उसमें भी आपको ये चैप्टर मदद करेगा। 70th बीपीएससी के लिए भी जो टॉपिक है ये इसी के साथ साथ बनते चला जा रहा है और जितने भी तमाम वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए रिवोल्ट ऑफ 1857 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कहाँ किस जगह पर कौन से लीडर ने फाइट किया था, कौन उसका अपोज किया था और किसने रोका था, किस डेट में स्टार्ट हुआ था, किस डेट पे एंड हुआ था। ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको तैयार होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो स्टार्टिंग होती है हमारी रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में गोलघर में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर जो कि वाराणसी में है हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का उम्र जो है वो महज 14 साल था जब उनकी शादी महाराजा गंधार राव से हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो एज था उस समय 14 साल था। महज 14 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई का शादी हो गया था महाराजा गंधार राव से। ठीक, अब आगे क्या होता है कि महाराजा गंधार राव की डेथ हो जाती है, देहांत हो जाता है। महाराजा गंधार राव का कोई बच्चा नहीं रहता है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, जब ये रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे महाराजा गंधार राव की डेथ होती है, देहांत होता है, तो उनके राजा की डेथ होने के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे वो झांसी को हथिया लेते हैं। झांसी को अपने में मिलाने के बाद 1854 में ब्रिटिश ने झांसी को अपने अंदर अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 4 जून 1857 को 4 जून 1857 को ये देखिए कि झांसी को मर्ज किया है 1854 में। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि व्हेन डिड झांसी मर्ज इन ब्रिटिश एम्पायर, देन इट इज 1854। 4 जून 1857 ये डेट आप याद रखिएगा, आगे मैं बोलता हूँ। 4 जून 1857 को झांसी में रिवोल्ट शुरू हो जाता है। 4 जून 1857 को झांसी में रिवोल्ट शुरू होता है, जिसकी वजह से जब ये जंग छिड़ती है तो रानी लक्ष्मीबाई का डेथ होता है 17 जून 1858 को। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है कब उनका जन्म हुआ, कब उनका डेथ हुआ। हालांकि जन्म कुछ हो सकता है कि आपसे पूछ ले कब हुआ था, मगर इतना डीप जाके 19 नवंबर, 20 नवंबर, 17 जून 1858 में तकरीबन 1 साल का पूरी लड़ाई चली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1 साल से भी अधिक दिन तक ये लड़ाई लड़ी थी और अपना जान गंवा गई थी। किससे लड़ते वक्त? जनरल ह्यूज हेनरी रोज, जनरल ह्यूज हेनरी रोज, जनरल ह्यूज हेनरी रोज, जनरल ह्यूज हेनरी रोज, जनरल ह्यूज हेनरी रोज। ये इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई का जो फाइट हुआ था वो किससे हुआ था? जनरल ह्यूज हेनरी रोज। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये हुआ ना जनरल ह्यूज हेनरी रोज, जब रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया, अब वो गिरी पड़ी हुई थी नीचे। एक्चुअली जब उनका डेथ हुआ तो उनको सम्मान तरीके से रखा गया। तो जब श्रद्धांजलि दे जा रही थी तो जनरल ह्यूज हेनरी रोज उस समय बहुत उदास हो गए और अपने सोल्जर से कहे थे कि इन तमाम सूरवीरों में जितने लोग लड़ाई लड़े हैं, असली मर्द कोई आपको दिखेगा तो ये रानी लक्ष्मीबाई के अंदर जिस तरह की लड़ाई लड़ी।
जो कहावत है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो स्टेटमेंट कौन दिया था? जनरल ह्यूज हेनरी रोज। आपसे स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था झांसी जी के रानी लक्ष्मीबाई को, तो जनरल ह्यूज हेनरी रोज। नेक्स्ट पॉइंट है, अब लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में रिवोल्ट कब बिगिन हुआ, कौन उस समय वहाँ की राजा थे, रानी थे, कब हुआ, कब एंड हुआ, कौन उसको रोकने वाले, रोकथाम करने वाले थे? लखनऊ में रिवोल्ट फिर स्टार्ट होता है, मतलब फिर नहीं, इसके बाद नहीं, मतलब अलग अलग जगहों पे कंटिन्यू रहता है। तो लखनऊ में जब रिवोल्ट होता है 30 मई 1857, 30 मई 1857 को, ये डेट याद रखना जरूरी है। लखनऊ में जब रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो डेट रहता है 30 मई 1857, और इसमें जो है बिरजीस कादिर वहाँ के नवाब रहते हैं, ठीक है। बिरजीस कादिर लखनऊ के नवाब रहते हैं, और सारा जिम्मेदारी जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी रिलेशन हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सब इनके अंडर में होती रहती है लखनऊ में। बिरजीस कादिर, ठीक है। बिरजीस कादिर वाज द नवाब ऑफ लखनऊ। हु वाज द नवाब ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? बिरजीस कादिर। इसके बाद यहाँ तक तो ये कहा जाता है, जब क्या नाम था इनका, बेगम हजरत महल जो वहाँ की रानी थी लखनऊ की, जब उनको अंग्रेज लेके जा रहा था ना, लखनऊ की जनता इतनी मानती थी, ठीक है, उनको अपने रियली में वो उनको अपना रानी मानती थी लखनऊ के लोग। जब वो जा रहे थे, जब कैप्चर करके लखनऊ के बेगम हजरत महल को लेके अंग्रेज जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे पूरा गांव चल पड़ा था, पूरा गांव उनके पीछे पीछे चल पड़ा था। वो तो बाद में रोकथाम हुआ, तो बाद में मसला टूट गया, मगर पूरा गांव पीछे पीछे चल पड़ा, उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब 21 मार्च 1858 को क्या होता है, कैंपबेल ने, किसने रोका था? कैंपबेल ने लखनऊ का जो लड़ाई था उसको रोक दिया। कब रोका? 21 मार्च 1858 को। कब? 21 मार्च 1858, 21 मार्च 1858, 21 मार्च 1858, 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने लखनऊ के जितने भी ये क्रांतिकारी सूरवीर थे सबको रोक दिया, ठीक, हरा दिया, उनके जो चढ़ाव थे उनको खत्म किया। अब ये याद रखना, झांसी में किसने अपोज किया था रानी लक्ष्मीबाई का? जनरल ह्यूज हेनरी रोज। लखनऊ में किसने रोकथाम किया? कैंपबेल। किसने किया? कैंपबेल। कब हुआ था रोकथाम? 21 मार्च 1858 को। सबसे ज़्यादा एक साल तक किसका चला था? झांसी का चला था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 17 जून 1858 को रानी झांसी का डेथ हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 5 जून 1857। अब हम बात करेंगे कानपुर की। 5 जून 1857, ये आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं? 5 जून 1857 को क्या है कि नवाब नाना साहेब पेशवा बनते हैं, पेशवा डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, और फिर कानपुर में भी युद्ध छिड़ जाता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उस समय इनके जो हेल्प किया था नाना साहब का, वो तात्या टोपे थे, और इनका नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंगा। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। तात्या टोपे ने किसकी मदद की थी? नाना साहेब की थी। नाना साहेब कौन थे? कानपुर के पेशवा डिक्लेयर कर दिए गए थे। नाना साहेब कौन थे? एक्चुअली नाना साहेब को अंग्रेज ने, एक मराठा थे, ठीक, मगर अंग्रेजों ने जब मराठाओं को हराया तो इनको कानपुर में भेज दिया एज अ पेंशनर, ठीक है, कि आप वहाँ रहो, अपना पेंशन उठाओ, मौज काटो। मगर जब ये युद्ध छिड़ता है तो नाना साहब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया जाता है, और तात्या टोपे इनकी मदद करते हैं इस लड़ाई में, ठीक है। तो ये डेट जितने हैं, 5 जून 1857 कानपुर का, 21 मार्च को लखनऊ को रोक दिया गया, 1858 कैंपबेल ने रोका था, फिर उसके बाद से जनरल ह्यूज हेनरी रोज ने झांसी की रानी को हराया था, ठीक है। 4 जून 1857 को झांसी में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। ये मेजर पॉइंट्स हैं। झांसी को ब्रिटिश ने अपने में कब मिला लिया था? 1854 में, ठीक है। अब हम इस बोर्ड को, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसको एक बार रीड आउट कीजिए, ठीक, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के कुंवर सिंह।
जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे बिहार में। करंटली अभी जहाँ से बिलोंग करते हैं अब वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। कुंवर सिंह की उम्र उस समय 80 साल की थी, 80 ईयर्स, 80 साल के थे कुंवर सिंह जब वो जंग में कूदे थे, जंग में उतर आए थे। तब कुंवर सिंह का जो एज था वो 80 साल था और वो ये लड़ाई 1857 की लड़ते हैं। कुंवर सिंह के बारे में कहाँ से कहाँ वो गए, फिर कहाँ आए, फिर कैसे भाग के फिर कहाँ आए, जब हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे ठीक, तब हम इस क्रांतिकारी सूरवीर को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये आप रखिए कि कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के थे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 लड़े थे। दूसरा पॉइंट है दीवान मनीराम दत्त जो कि असम से थे और वो अपने राजा के मंत्री थे। इन्होंने अपने राजा के बेटे खड़पेश सिंह को राजा नियुक्त कर दिया था ठीक, और लड़ाई छिड़ गई। मगर उसका बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। असम में मनीराम दत्त को अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी की सजा सुना दी। असम से खड़पेश सिंह को राजा बनाया गया और मनीराम दत्त उनकी अगुवाई में लड़ रहे थे। फिर उसके बाद ठाकुर कुशल सिंह जोधपुर से लड़े थे, रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर उसके बाद से आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक मौलवी अहमदुल्ला शाह प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द रिवोल्ट ऑफ फैजाबाद इन 1857। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद 1857 से अगुवाई किए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 की। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है, ये नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर 50,000 रुपये का अंग्रेजों ने इनाम घोषित कर दिया था कि इनको पढ़ के लाओगे तो 50,000 रुपया मिलेगा। सोचो 1857 में उस 50,000 रुपये की वैल्यू क्या होगी आज के मुताबिक, कि इनको ले आने का 50,000 रुपया मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह जनरली वो फैजाबाद के नहीं थे, वो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट आरकट से थे ठीक। वहाँ से ये अपना पलायन करके फैजाबाद में आके बसे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। और अंग्रेजों का इनके प्रति ये मानना था कि इस जंग में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई है और सबसे चतुर और ताकतवर तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। और मौलवी अहमदुल्ला शाह उतना ही ज़्यादा नफरत अंग्रेजों से भी करते थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहा था कि अगर अंग्रेजों को खदेड़ भगाना है भारत से तो हिंदू मुस्लिम जात धर्म को छोड़कर सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको एक साथ होकर इकट्ठा होकर अंग्रेजों को खदेड़ भगाना है। और यही कारण था कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने कि पकड़ के लाओगे 50,000 रुपये पाओगे। इस पूरे युद्ध में मिर्जा गालिब भी थे जिन्होंने सारे युद्ध के बारे में जिक्र किया है, जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखा है ठीक है। मिर्जा गालिब saw the revolt of 1857 with his own eyes। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को हुआ था आगरा में और इनका डेथ दिल्ली में होता है, दिल्ली में होता है ठीक है, 15 फरवरी 1869 को। मिर्जा गालिब की जन्म तिथि मरण तिथि ये सब आप याद रखिएगा। आगरा में इनका जन्म है और दिल्ली में इनकी डेथ हो जाती है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के जितने भी महान क्रांतिकारी सूरवीरों के नाम होने थे मैंने बोर्ड पे चिपका दिए, आपको याद करना है कौन कहाँ से था ठीक है। मगर इसी लाइन में एक नाम जुड़ता है, सिंधिया ही थे जिन्होंने ग्वालियर के, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। बिजनेसमैन भी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और भी बहुत तमाम जगह राज्यों के छोटे राजवाड़े जो थे वो इन्वॉल्व थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे इन सारे लड़ाइयों को दबवाने में। ऐसा इसलिए किया कि इससे अंग्रेजों को, उनको फ़ायदा था, उनको कोई नुकसान नहीं था। अंग्रेज
के रहने से, तब भी अंग्रेज उनको फुल सपोर्ट दे रहे थे, तभी तक जब तक अंग्रेज उनको खुला छूट दिए थे, नहीं तो अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ने वाले थे। यही चीज़ वो लोग नहीं समझ रहे थे। सिंधिया ग्वालियर के अंग्रेजों का खुल के मदद किए रिवोल्ट 1857 का दबाने में, जिसमें एक नाम जुड़ के निकल के आता है, सर दिनकर राव, जो अंग्रेजों ने सबसे बढ़ा चढ़कर इनका लॉयल्टी को पसंद किया, ठीक है, और इनको ढेरों उपहार, ठीक है, हर चीज से नवाज दिया। सर दिनकर राव, सर दिनकर राव गिव लॉयल्टी टू इंग्लिश, इनकी अंग्रेजों को इनकी लॉयल्टी बहुत पसंद आई सर दिनकर राव को। ये होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 की मेजर कहानियाँ ख़त्म। अब हम आगे देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, 1857 की लड़ाई से क्या चीज़ें हुई, क्या नया करामात होता है, क्या बदलाव होता है, क्या नए नए रिवॉल्यूशंस होते हैं, कितने नए मूवमेंट्स होते हैं। क्वीन के बारे में डिस्कस करेंगे। 1858 का जो एक्ट नया बन के आया, क्राउन रूल हटता है, क्वीन रूल कंपनी रूल हटती है, क्राउन रूल आता है, और उसके बाद से क्या नया रिफॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बोर्ड पे। तो हम जो बात कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में किन किन राजाओं ने भारत को छोड़कर, भारत के लोगों को छोड़कर अंग्रेजी शासक का समर्थन दिया था, जिससे रिवोल्ट ऑफ 1857 दब गया। उनके जगह जगह पे जितने भी लोग अगुवाई लड़ाई लड़ रहे थे उनको रोका गया। उसमें जिन जिन शासकों का नाम है उसको मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। सिंधिया जो थे वो ग्वालियर से थे, जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। होलकर जो है वो इंदौर से थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। निजाम हैदराबाद में थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जोधपुर के राजा ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। नवाब ऑफ भोपाल ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। सिख रूलर ऑफ सिंध ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। और महाराजा ऑफ कश्मीर ने भी यहाँ पर आपके इंग्लिश रूलर्स का साथ दिया, जिससे रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरी तरीके से दब गया, ठीक है। इसी वजह से लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर ये रूलर्स हमारे साथ नहीं खड़े होते इस विद्रोह में, इस सबसे बड़े तूफान में, महामारी में, ठीक है, नरसंहार में, जो भी कहिए, तो हमारा सुपड़ा साफ हो गया होता, हम पूरी तरीके से भारत से गायब हो गए होते। अगर ये जितने भी शासक हैं, रूलर हैं, हमारे साथ नहीं खड़े होते तो फिर यहाँ कोई नहीं था जो हमें बचा पाए। एक भी ऑफिसर्स यहाँ बचता नहीं, एक भी अंग्रेज यहाँ बच नहीं पाता, ठीक है। ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। दूसरा फैक्टर ये बना कि जो एजुकेटेड क्लास था वो इस लड़ाई में उतरा ही नहीं। एजुकेटेड क्लास इसलिए नहीं उतरा क्योंकि एजुकेटेड क्लास को ये लगा कि अगर ये लड़ाई जीतते भी हैं तो फिर वही पुरानी प्रथा पे चले जाएंगे, राजा रानी और उनके बीच में राजतंत्र चलेगा और उसी तरह काम होगा। तो एजुकेटेड क्लास ये सोचा कि अंग्रेज तो जो नए नए रिफॉर्म्स कर रहे हैं, सती प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं, स्लेवरी को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अंग्रेज़ों का साथ दें, इसमें दूसरे लोगों का क्यों साथ दें, इसमें क्यों हम अपना नुकसान उठाएं। इसीलिए एजुकेटेड क्लास आपका अंग्रेज़ों के साथ नहीं आया था, अंग्रेज़ों के साथ था और लड़ाई में नहीं उतरा था। लड़ाई में वो उतरा ही नहीं, एजुकेटेड क्लास। एक मिनट। फिर उसके बाद से लॉर्ड कैनिंग जो थे, उस समय जब रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, रिवोल्ट तक। और रिवोल्ट के बाद जो है कंपनी रूल ख़त्म हो जाता है, क्राउन रूल आ जाता है। क्राउन रूल आने के बाद वाइसरॉय सबसे पहले कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो बाद में चल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग। उनका जो शासनकाल रहा एज अ वाइसरॉय 1856 से 1862 रहा। इसको मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में ये चीज़ आपको बताई हुई है कि पीसीएस के एग्ज़ाम में, बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में आप तैयार रहिएगा, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आप तैयार रहिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेगा, कौन सा गवर्नर जनरल कब आया है, ठीक।
उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या डेट्स ईयर आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। इसके लिए लॉर्ड कैनिंग का मैंने डेट लिखा, ये इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच टाइम? ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। और वाइस रॉय भी कौन थे? फर्स्ट वाइस रॉय, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फर्स्ट वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, 1858 टू 1862। अब इतना बड़ा लड़ाई होता है 1857 का कि तो ये बात तो इनको समझ में आ जाती है। लॉर्ड कैनिंग को एक बात तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है, कुछ चीज़ों पे चूड़ी कसनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को रिफॉर्म करना होगा। उन्होंने आते आते फर्स्ट वाइसरॉय बनते बनते उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया था, उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स लाया था। सोशल रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे, अभी जुडिशियल रिफॉर्म्स को हम यहाँ पे नोट किए हैं। उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म में इंडिया हाई कोर्ट एक्ट लाया। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट लेके आए, कहाँ कहाँ? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट लेके आए बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखते हैं, इससे पहले का एक पॉइंट है, इंडिया हाई कोर्ट एक्ट ले आए जुडिशियल रिफॉर्म में। सोशल रिफॉर्म में सती प्रैक्टिस को 1858 एक्ट को लेके आए, सती प्रैक्टिस एबॉलिशन ऑफ सती 1858 एक्ट को भी ये लेके आए, जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान रोड असबाब है, सर सैयद अहमद खान रोड असबाब बगावत ए हिंद। सर सैयद अहमद खान ने लिखा असबाब बगवात ए हिंद। किसने लिखा था? असबाब बगवात ए हिंद। असबाब बगवात ए हिंद लिखे थे सर सैयद अहमद खान। ये दिख रहा है? नहीं, हाँ पूरी तरीके से दिख रहा है, साफ दिख रहा है। सर सैयद अहमद खान ने ही असबाब बगावत ए हिंद लिखा था 1857 के ऊपर, ठीक। अब हम लिखेंगे, बताते हैं आपको, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो थे, इनको मिला था 1857 के रिवोल्ट के ऊपर लिखने को, ठीक है। मेंबर्स लोग ने कहा आरसी मजूमदार को कि आप रिवोल्ट ऑफ 1857 को पूरी तरीके से डिटेल वाइज लिखिए, क्या चीज़ें हुई थी, किस वजह से हुई थी, क्या चीज़ छिड़ा था, क्यों जंग छिड़ गया था, ये चीज़ें कहा गया आरसी मजूमदार को लिखने को। मगर गवर्नमेंट में कुछ डिफरेंसेस आ गए। गवर्नमेंट चल रही थी जब, तो उस समय आरसी मजूमदार में और गवर्नमेंट के बीच में, किसकी गवर्नमेंट? इंडिया की गवर्नमेंट जब आ गई, भारत जब आज़ाद हो गया, तो आरसी मजूमदार और गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए, आपस में कुछ वाद विवाद बढ़ गया, जिससे आरसी मजूमदार गवर्नमेंट से दूर हो गए, ठीक है। और उन्होंने अपनी खुद की किताब लिखी, द सिपाही म्यूटिनी एक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857। आरसी मजूमदार ने अपनी खुद की कौन सी किताब लिखी थी? द सिपाही म्यूटिनी एक्ट। सिपाही, एक मिनट, सिपाही म्यूटिनी एक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किसने लिखी है? आरसी मजूमदार। ये आप सावधान रहिए, आरसी मजूमदार की किताब, जो फेमस पर्सन है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, ये चीज़ें आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं आरसी मजूमदार ने क्या कहा था। इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन that the so-called first national war of independence of 1857 is neither the first nor the national nor a war of independence। ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा इस बात को कहना, इस बात को कहना बहुत ही डिफिकल्ट है, या तो कंक्लूजन निकालना कि ये 1857 की लड़ाई कैसी लड़ाई थी। ना तो ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है, आज़ादी की लड़ाई थी, ना तो कोई इंडिविजुअल लड़ाई थी, ना तो ये नेशनल वार था, मतलब नेशनल वार भी नहीं था, अंदर में अंतर युद्ध हो जाना, ना तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कर सकते हैं, और ना तो कोई अलग से कोई दूसरा एक्ट हो या दूसरी तरीके का कोई झगड़ा, हम इसको नहीं कह सकते। आरसी मजूमदार ने कहा था ये बहुत डिफिकल्ट हुआ कहना कि 1857 की जो लड़ाई हुई है वो कैसी लड़ाई थी। क्या ये, ना तो ये पहली फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, ना तो नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं
अब हम क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 की बात करेंगे नेक्स्ट बोर्ड में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 की। तो ये कब आता है? जब इतना बड़ा मारा मारी हो जाता है, ठीक है, आपस में सब मारा मारी कर लेते हैं। मारा मारी करने के बाद जब ये रोकथाम इस रिवोल्ट का होता है, तो और ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है अंग्रेज में, वहाँ भी खूब हाहाकार मचता है। तब उसके बाद से वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ ने डिसीजन लिया कि अब कंपनी के रूल में कोई भी काम इंडिया में नहीं चलेगा। अब डायरेक्ट उसका जो है रूल किसके अंडर में होगा? क्राउन के अंडर में, रानी के अंडर में, ठीक है। अंग्रेज के क्राउन जो थे उनके अंडर में। क्राउन को हम लोग समझ रहे हो ना, पहले कंपनी चलाती थी, ठीक। उसमें से वो क्या करती थी, कुछ अपने रहती थी, कुछ बाहर विदेश अपने देश भेजती थी, मगर अब डायरेक्ट अपने कंट्रोल में क्राउन ले लेती हैं, ठीक है। ताज के नीचे अब सब काम होगा, अब कंपनी के अंडर में रह के कोई काम नहीं होगा। तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 के तहत आता है। इसको डिक्लेयर करने वाले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। डिक्लेयर किया जाता है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में डिक्लेयर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि क्वीन प्रोक्लेमेशन किस जगह पे डिक्लेयर किया गया था, किसने किया था। तो उस समय गवर्नर वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग, CANNI, कैनिंग, CNNI, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बने थे वाइसराय, जिन्होंने 1 नवंबर 1858 को क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 डिक्लेयर किया था, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि जिस वजह से अनकंट्रोलेबल हो गया था ये लड़ाई को रोकना, आर्मी, और जिससे स्टार्ट हुआ था ये लड़ाई, आर्मी, उस चीज़ पे अंग्रेज़ों का ध्यान गया। अंग्रेज़ों ने ठूस ठूस के भारतीयों को भरा रखा था। 65,000 के लमसम 1 लाख 2 लाख 80,000, 2 लाख 2.5 लाख के लमसम इंडियन सोल्जर्स थे, जिनको बाद में वो घटाकर 1 लाख कुछ सोल्जर्स कर दिए थे, घटा दिए थे। उनको पता लग गया था कि अगर इनको रखेंगे तो भैया कटेंगे। और उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों को भरना शुरू किया। उस समय 1857 का रिपोर्ट के समय कुल 45,000 सोल्जर्स थे अंग्रेजी, जिसके बाद 20,000 और बढ़ाए गए, ठीक। बंगाल में 1/2 का हिसाब लगा, मतलब 2 भारतीय पे 1 अंग्रेज सैनिक, और मद्रास में 1/3, मतलब 3 भारतीय पे 1 अंग्रेज सैनिक रहेगा, बंगाल और मद्रास का, ठीक है। इसमें क्या बैठाया, अंग्रेज़ों ने बड़ा जोर देकर एक चीज़ कमीशन ले आया। उसका नाम था, सबसे इम्पोर्टेंट कमीशन है, MCQs बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा, पील कमीशन बनाया आर्मी के ऊपर अपनी नज़र डालने के लिए, दिव्य दृष्टि। पील कमीशन बनाया और उसका परिणाम ये हुआ, जो आज रेजिमेंट देखते हैं ना, अलग अलग कास्ट का रेजिमेंट है, अलग अलग धर्म का रेजिमेंट है, इन्हीं के द्वारा दिया गया, ठीक है। पील कमीशन, पील भाई साहब ने डिवाइड आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस और कम्युनिटी बांट दिया, ठीक है। अलग अलग रेजिमेंट्स बना दिए। जो आज आप लोग को तोप लगता है ना कि ये है ये रेजिमेंट वो रेजिमेंट, इन्होंने ये काम कर दिया। इसलिए किया कि अगर कास्ट टू कास्ट अगर लड़ाई होगी तो कोई दूसरा तो विरोध करेगा ना, या 2 लोग चुप रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 2 कास्टों के बीच की लड़ाई है, 2 धर्मों के बीच की लड़ाई है, ठीक है, 2 कम्युनिटी के बीच की लड़ाई है। तो इस वजह से पील कमीशन ने सबसे बड़ा पासा खेला। उन्होंने रेजिमेंट्स बना दिए, कास्ट पे, कम्युनिटी पे, रिलीजन पे, रेस पे, ठीक। अब आगे आते हैं जॉन बेनेट हेयर से। जॉन बेनेट हेयर से वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बरकपुर। बरकपुर के उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे जब रिवोल्ट 1857 ब्रोक आउट हुआ 10 मई 1857। 10 मई 18, कैमरा ऑन है कि नहीं? कैमरा ऑन है। 10 मई 1857, 10 मई 1857 को जब ये बरकपुर में
ये तो मेरठ का है ना, मेरठ का 29 मार्च को गोरखपुर में कब हुआ था? 29 मार्च 1857। इसी तरह आपको डेट याद रखना है, डेट कौन सा कब हुआ था आपको डेट याद रखना है, ठीक है, नहीं तो हिस्ट्री गायब हो जाएगी, एमसीक्यूज गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब कंपटीशन इस स्तर पे है कि जब तक आपको कंसेप्ट डेट वाइज, ठीक है, लीडर आपको नहीं याद होगा, आप सॉल्व एमसीक्यूज कर नहीं पाओगे, ठीक है। जॉन बेनेट हेयरसे वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बरकपुर, उस समय के कमांडिंग ऑफिसर थे जब 29 मार्च 1857 को ये कांड हुआ था, ठीक। अब इसके बाद हम ये बताते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों उस तरह से महान प्रख्याति नहीं पाया, मगर क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो पूरे देश भर में नहीं फैला था, ठीक है, पूरे देश के लोग नहीं अगुवाई किए थे कि लड़ाई लड़े थे। कुछ मेजर रीजन है, वहाँ जगह है, प्लेसेस, वहाँ के रूलर्स, कुछ रूलर्स इंग्लिश की तरफ से थे, कुछ रूलर उठे थे, अलग अलग बारी में उठे थे, आपस में कोई यूनिटी नहीं थी, ठीक है, कोई यूनिटी नहीं थी, कोई कभी भी कहीं से उठ जा रहा था, सबके अपने अपने मुद्दे थे, कोई अपना प्रॉफिट देख रहा था, कोई फिर से वही राजतंत्र की प्रथा बैठ जाएगी, बहादुर शाह को बना दिया गया था किंग, ये सोच के घबराया हुआ था कि फिर हम लोग के ऊपर अत्याचार होगा, ठीक है। एजुकेटेड क्लास कदम बढ़ा ही नहीं रहा था, एजुकेटेड क्लास ये सोच रहा था कि अंग्रेज जो है वो ठीक कर रहा है तो क्यों इसमें हम छेड़छाड़ करें, ठीक है। तो इस तरह से जो आपस में कम्युनिटी यूनिटी नहीं बन पाई, अलग अलग डिफरेंसेस थे, अलग अलग इंटरेस्ट था, ठीक, पूरे अच्छे नेशनल जो मॉडर्न लीडरशिप कही जाती वो उनके अंदर नहीं थी कि हमको किस तरह लीड करना है, पॉलिटिकली किस तरह हमको बात करनी है, क्या काम कराना है, किस तरह अपने अपने सबके अपने अपने मुद्दे थे, ठीक है। इस वजह से ये डिफरेंसेस आए जिसका अंग्रेज़ों को पूरा फ़ायदा मिलता है और अंग्रेज बारी बारी से एक एक जगह को जीतते चले जाते हैं। हालांकि ये एक साल पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब है, अपने आप को फिर से रीबैक किया, फिर खड़ा किया, फिर अपने आप को उस जगह पे स्टेज पे लाया। एक साल तक उनकी इकनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई थी। वो तो लॉर्ड कैनिंग थे जिन्होंने ये बात कही कि अगर कुछ ये सिंधिया हो, निजाम हो, होलकर हो, ठीक है, जोधपुर का राजा हो, महाराजा हो कश्मीर के, ये लोग ना रहते तो शायद हमारा सुपड़ा साफ हो गया होता 1857 वाले युद्ध में। अब यहाँ पे लिखा है विस्काउंट पाल्मर्स्टन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग रिवोल्ट। जब रिवोल्ट शुरू हुआ था 1857 का, तो अंग्रेज के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, एक तरह से क्वेश्चन है। उस समय विस्काउंट पाल्मर्स्टन थे प्राइम मिनिस्टर, विस्काउंट पाल्मर्स्टन थे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के जब रिवोल्ट 1857 का हुआ था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में हिट करेगा, ठीक है। जितने पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ की अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो आप जितना मेरा वीडियो लेक्चर अगर देख रहे हैं तो वो बहुत है, ठीक है। आपको यहाँ से समझ के पेपर में जाने में और डेट वाइज जो भी प्रैक्टिस है आप करिए, जो डेट में यहाँ लिखवाते हैं जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फालतू के भी नहीं डेट याद करने, बहुत है हिस्ट्री में, कितने याद करोगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स कब है, ये कैसे पता लगेगा? जब आप सही जगह आप पता करोगे, ठीक है। तो विस्काउंट पाल्मर्स्टन प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। जॉन निकोलस, दिल्ली जब कैप्चर हो जाती है तो दिल्ली को रीगेन करने के लिए, अपने में फिर से ब्रिटिश में मिलाने के लिए कोशिश में जनरल जॉन निकोलस अपनी मौत, क्या कहते हैं उसको, जीवन से हाथ धो बैठते हैं, उनको मार दिया जाता है 23 सितंबर 1857 को। जनरल जॉन निकोलस जो दिल्ली को रीगेन करने के लिए, ब्रिटिश में मिलाने के लिए 12 मई 1857 को क्या है, दिल्ली को मर्ज कर लिया जाता है। उसको फिर से ब्रिटिश में मिलाने के लिए जनरल जॉन निकोलस को भेजा जाता है, मगर जनरल जॉन निकोलस इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और 23 सितंबर 1857 को उनकी डेथ हो जाती है दिल्ली को रीगेन करने में, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से पूरा काम, पूरा वीडियो लेक्चर जो है 1857 से रिलेटेड आपका चलता रहा और आखिर अंततः में खत्म होता है। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बात देखी, बहुत लोगों ने 1857 को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा है। उस चीज़ों को हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है, ना कि हम यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे। उन चीज़ों को हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे
कि किसने 1857 को किस तरह देखा, 1857 के ऊपर किसने कौन सी किताब लिखी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस चीज़ को हम तब क्लियर करेंगे। 1857 चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर की जो समरी है, ठीक है, कंप्लीट। आपकी 1857 की चैप्टर समरी कंप्लीट होती है। जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, कैसे कैसे हुए, वो सारी चीज़ें वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया गया है। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल करें सॉरी, जेई की बात नहीं चल रही है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और जो हमने चैप्टर में डील नहीं किए, जो चैप्टर में हम नहीं सीखे, वैसे तो सब कुछ हो गया है, वो चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तकरीबन 15-20 क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व करके हम अपना जो भी बचा कुचा कंसेप्ट है वो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब 1857 का जो चैप्टर ख़त्म हुआ है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो शुरू होगा सिविल अपराइजिंग। सिविल अपराइजिंग्स, ठीक है। सिर्फ 1857 की ही लड़ाई लड़ी गई थी नहीं, बहुत सी तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई थी छोटी मोटी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसका लीडर कौन था, कब स्टार्ट हुआ था, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा खिचड़ी नहीं पढ़नी है आपको, इतनी चीज़ें यही याद करके जाओ तो बहुत है, ठीक है। एनफ इज़ एनफ, ठीक है। और इतने जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आप देख रहे हो, PSUs का एग्ज़ाम दो, चाहे SSC का एग्ज़ाम दो, चाहे PCS जाओ, बिहार का देने, 1905 से ऑनवर्ड के ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 1857 इंपॉर्टेंट होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा सिविल अपराइजिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इतना काफ़ी है, आप अगर वीडियो रीड करते हो, ध्यान से सुनते हो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व कराता हूँ वो करते हो, तो आपके जनरल स्टडीज़ का, मॉडर्न हिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है। क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लगाना जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे इस चैप्टर से आपको अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपके अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स तक शेयर कीजिए, उनको भी सजेशन दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो ज़रूरतमंद है किसी को ना भेजें, मगर अगर किसी को भेजना है जो ज़रूरतमंद दिख रहा हो, जिसको रास्ते की ज़रूरत है, उसको ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अपना पूरा एफर्ट अच्छा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।